दोस्तों आदाब। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उर्दू की एक कद्दावर शख्सियत जिसके नाम से एक अहद समझ लीजिए, उसके बग़ैर पूरा एक अहद जो है उर्दू शायरी का। फाजिल फैज़ भाई शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं, पूरा नहीं हो सकता। जाकिर मलिक भाई बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं, उसके बग़ैर पूरा नहीं हो सकता। वो इतना ज़हीन, इतना काबिल, ज़बानों बयान पर, शायरी पर, नस्र निगारी पर, समझे, दस्तरस हासिल थी उस शख्स को, जिसका लोहा बड़े बड़े लोग मानते थे। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद। आदाब आदाब। शेख अकील साहब बताइए, NCPL के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ हैं, शेख अकील भाई। शेख अकील भाई मैं सलाम पेश करता हूँ आपको। राजीव रियाज साहब बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। तो वो बड़ी शख्सियत जो है, उनका नाम था R सहाय, रघुपत सहाय नाम था उनका। जब वो पैदा हुए 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर में जब वो पैदा हुए, तो उनका नाम उनके वालिदैन ने रघुपत सहाय रखा। बाद में ये रघुपत सहाय साहब जो हैं, वो फिराक गोरखपुरी के नाम से पूरी उर्दू दुनिया में जाने पहचाने गए, फिराक गोरखपुरी के नाम से। इनके वालिद साहब जो थे वो मुंशी गोरख प्रसाद थे। ये लोग कायस्थ परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, कायस्थ है। फिराक गोरखपुरी की ज़हानत, हाजिर जवाबी और इसके अलावा बड़े बड़ों को एक मिनट में वो अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातचीत से, वो एक मिनट में, फरीद अहमद फरीद बहुत शुक्रिया, जाकिर मलिक भाई बहुत शुक्रिया, ताबिश खैरात बादी भाई आपका बहुत शुक्रिया। एक मिनट में वो बड़े से बड़े आदमी को, चाहे जितना वो बड़ा हो, वो ज़मीन पर ले आते थे अपनी बातचीत से, अपने हरकतों सकनात से। सखी सिंह बहुत शुक्रिया, जाकिर मलिक भाई आपका शुक्रिया। एक वक्त वो लेक्चरर थे, ओरेटर थे, राइटर थे, क्रिटिक थे, कमेंटेटर थे, पोएट थे। मतलब इतनी खुसूसियत थी कि लेक्चरर भी थे, ओरेटर भी थे, राइटर भी थे, क्रिटिक भी थे, कमेंटेटर भी थे और शायर भी थे। समझे, ये एक आदमी की सिफात है। और वो बड़ी शख्सियत, वो अहम शख्सियत उर्दू की फिराक गोरखपुरी साहब हैं। अच्छा, फिराक साहब जो हैं वो ज़ाहिर 1896 से लेके 1982 तक, 1896 में डेट ऑफ बर्थ रही और 82 में उनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद शाह आलम भाई, खलीक अहमद बहुत शुक्रिया, हलीम असद भाई आपका बहुत शुक्रिया भाई, आप माशाल्लाह आप जुड़े हुए हैं। और बताइए, लखनऊ का बहुत अच्छा शायर शाहिद कमाल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कह रहा था हजरात कि इमरान अलीमी भाई आपका भी शुक्रिया कि ये जो 96 से लेके 82 तक का पीरियड है, इस पीरियड में फिराक गोरखपुरी की का पूरा अदबी जो उनकी वो थी, कारनामे थे, और जो कुछ भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, वो एक एक चीज़ जो है वो काबिल ज़िक्र है। और वो अब इनका जो मसला है वो बड़ा अजीब मसला है कि जब ये पैदा हुए 1896 से 1982 के दरमियान, तो उस वक्त कुछ बड़े अहम शोरा थे इनके, मतलब साथ इनके हम असर, जिसमें बहुत अहम नाम मोहम्मद इकबाल का है, यगाना चंगीज़ी थे, जिगर मुरादाबादी थे, जोश मलियाबादी थे, फैज़ अहमद फैज़ थे, और कैफ़ी आज़मी और साहिल लुधियानवी थे। ये बड़े बड़े लोग उस वक्त जो है
अदब की पैमाइश कर रहे थे अपने कलाम से और अपने कारनामों से। ये अदब में बहुत मकबूल और मारूफ थे। फाजिल फैज़ भाई शुक्रिया, चिराग कुलदीपक मेरे भाई बहुत शुक्रिया, फौजिया जावेद हमारी बेगम भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इनके दरमियान से इन लोगों का कोई असरात कबूल न करते हुए अपनी शायरी के लिए एक अलग रास्ता निकालने वाले शख्स का नाम है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी साहब जो है वो उर्दू, पर्शियन और अंग्रेज़ी के तो खैर मास्टर ही थे। उर्दू, पर्शियन, अंग्रेज़ी के बहुत मास्टर थे। और इन्होंने एमए इंग्लिश में किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उर्दू, पर्शियन में भी बहुत ज़बरदस्त दस्तरस थी, इनको बहुत मालूमात था। अब हजरात, इनका मामला ये है कि इनका जो सिलेक्शन हो गया वो ब्रिटिश इंडिया, जाहिर है कि उस ज़माने में ब्रिटिश इंडिया का दौर था, तो ये पीसीएस जो थी, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो थी, उसमें ये आ गए, एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। वो पीसीएस थी जो आजकल हमारे यहाँ पीसीएस, उस ज़माने में भी पीसीएस थी। और उसी के साथ उन्होंने दिया था इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, उसको बोलते थे आईसीएस, जो आजकल आईएएस है। उसमें भी सिलेक्शन हो गया था फिराक साहब का। लेकिन फिराक साहब का जो ज़्यादातर, जो ज़ाहिर है कि ज़माने का जो ऐसा माहौल था, आज़ादी का दौरा था, और फिराक साहब ने महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत जुड़े हुए थे। चुनांचे ये सब ओहदा जो है इनके लिए कम नज़र आया इनको, और इन्होंने मतलब पीसीएस भी ज्वाइन नहीं किया और आईसीएस में भी आ गए, बल्कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने हिस्सा लिया और 18 महीने के लिए जेल चले गए। ये जेल चले गए 18 महीने के लिए। बाद में जब जेल से निकल के आए कर तकरीबन 1.5 साल के ऊपर, 3 महीने ऊपर, बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के लेक्चरर हो गए फिराक साहब। उसके बाद रिसर्च प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में हुए और प्रोड्यूसर रहे एमिराइट्स ऑल इंडिया रेडियो में। ये रहे फिराक साहब थे। तो फिराक साहब जो थे, उन्होंने अपनी ज़हानत से अपनी क़ाबिल, बताइए, अगर मैं आज के दौर से बात करूं तो आईएएस में आ गए, पीसीएस में आ गए, लेकिन वो वहाँ ज्वाइन इन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं की कि ये आज़ादी के एक तगड़े वाले सिपाही थे और गांधी जी की तहरीक से बहुत मुतासिर थे, और इतना मुतासिर थे कि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया और क्या बोलते हैं, उसमें हिस्सा लिया और 18 महीने के लिए जेल चले गए। अंग्रेज़ों ने इनको जेल भेज दिया। तो वो सारे सिलसिले जो है वो हज़रात ख़त्म हो गए। अब इनका जो मसला है वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक मसला और भी था। इनकी शादी 29 जून 1914 को एक जागीरदार फैमिली में हुई थी, जो उस वक्त के बड़े लोग थे, बड़े अहम जागीरदार थे। उनकी बेटी से हुई थी। जो ज़मींदार साहब थे उनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद था, और उनकी बेटी जो है थी किशोरी देवी के नाम था उनकी बेगम का। किसके बेगम का? फिराक साहब की बेगम का नाम था किशोरी देवी। तो उसमें जो मसला हुआ हज़रात, वो मसला ये हुआ कि फिराक साहब बताते हैं ख़ुद बहुत नफीस तरीक़े से रहने वाले इंसान थे। खूबसूरती, बज़ाहिर उनके कलाम को आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने खूबसूरती के कितने मद्दाह, कितने मोतरिफ़ थे, समझे। और उनकी जो गज़लें वो सब इस बात की गम्माज़ी करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन उनकी जो शादी हुई थी, उनकी बेगम जो थी वो बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की थी,
मामूली शक्ल सूरत के मेराज खान भाई बहुत शुक्रिया, बाबा आप कानपुरी बहुत शुक्रिया। मामूली शक्ल सूरत का मतलब ये था कि बदसूरत थी, मामूली शक्ल भी नहीं थी, बहुत बदसूरत थी। अब वालिदैन के कहने से और इसके कहने से शादी तो हो गई, लेकिन इसका मलाल वो तमाम ज़िंदगी करते रहे और इसका फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहे। बहरहाल वो उनकी बेगम जो किशोरी देवी थी, उनसे एक औलाद थी, एक बेटा था इन लोगों का। और वो बेटा जो था वो 9वीं क्लास में, 9th में, जब 2-3-4 मरतबा फेल हुआ वो, उसने खुदकुशी कर ली, खुदकुशी मर गया। तो मजीद जो उनको जो ये गम बेटे का हुआ, उसने इनको तोड़ के रख दिया फिराक साहब को। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है उनका, ये उनके साथ हमेशा रहे। पूरी ज़िंदगी ये फ्रस्ट्रेशन उनका रहा कि घर की तरफ से वो आसूदा नहीं रहे, और बेटे का जो दूसरा बेटा जो है वो खुदकुशी कर लिया, ये गम उनको सताने लगा, वगैरह वगैरह। अब जो इनका एक सिलसिला है वो मेरे वालिद की ज़िंदगी में इनका बड़ा अहम रोल है। मेरे वालिद प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब उस ज़माने में अंग्रेज़ी के उस्ताद थे शिवली पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। तो बड़ा मुतासिर थे फिराक साहब से, बड़ी फिराक साहब बहुत अजीज़ रखते थे, बहुत मानते थे। तो फिराक साहब ने एक दिन इनको राय दी मलिकज़ादा साहब को कि तुम तो बड़ी अच्छी निज़ामत करते हो मंजूर, और तुम अगर उर्दू में तुम आओ तो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय अंग्रेज़ी के। तुम अगर उर्दू आओ तो ज़्यादा तुम बेहतर तरीके से अपनी काबिलियत और अपनी ज़हानत और अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। चुनांचे मेरे वालिद ने फिराक साहब की बात मानी, और फिराक साहब की तहरीक पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर महमूद इलाही के अंडर में उन्होंने पीएचडी में एनरोल किया और पीएचडी किया। और पीएचडी के बाद क्या बोलते हैं, फिराक साहब के कहने पर वो जो है वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हुए। मेरे वालिद ने 3 चीज़ों में किया था, हिस्ट्री में किया था, अंग्रेज़ी में किया था और उर्दू में किया था। तो ये उर्दू की तरफ राग़िब करने के लिए, उर्दू तरफ लाने के लिए, हालांकि मेरे वालिद 12 साल तक अंग्रेज़ी पढ़ा चुके थे पोस्ट ग्रेजुएट का, लेकिन फिराक साहब के कहने पर उन्होंने ये रिस्क लिया। और बिल्कुल सही मशवरा था फिराक साहब का। मलिकज़ादा साहब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुए, फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उनका तकर्रुर जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ। लेक्चरर हुए, रीडर हुए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए, प्रोफेसर हुए, और उर्दू में जो बड़ी बुलंदियाँ उनको मिली। और वो बराबर फिराक साहब उनको मशवरा वगैरह देते रहते थे। तो फिराक साहब मेरे वालिद को बहुत अजीज़ रखते थे और मेरे वालिद उनको बहुत अजीज़ रखते थे। एक बार का किस्सा है बड़ा दिलचस्प हजरात, कि कानपुर में एक बहुत बड़ा मुशायरा था। तो उसमें मलिकज़ादा साहब की निज़ामत थी, और उसमें कुछ फिल्मी सितारे भी आए थे। तो बड़ा उसका सिलसिला चल रहा था और बड़े बड़े बैनर आ रहे थे और इश्तिहारात आ रहे थे। तो वालिद साहब जब जाने लगे तो मैंने कहा कि हमें भी ले चलिए अपने साथ। बहरहाल वो हमें लेके गए और मैं उस मुशायरे में शरीक था। उसमें जो है वो फिराक साहब मौजूद थे। फिराक साहब ने जब मलिकज़ादा साहब निज़ामत कर रहे थे, और साहब एकदम ठाठे मारता हुआ इंसानों का एक हुजूम सामने बैठा हुआ था। कम से कम मेरा ख्याल है उस ज़माने में भी 20 से 25 हज़ार का मजमा था कानपुर। तो मलिकज़ादा साहब अपना मुशायरा शुरू हो गया। उस ज़माने के जितने बड़े बड़े और अहम शोरा थे सब वहाँ मौजूद थे, और जो कानपुर के पूरी क्रीम थी सामईन की और लोगों की, वो सब वहाँ मौजूद थी। तो चौथे शायर के बाद
फिराक साहब ने मलिकज़ादा साहब को इशारे से, बराबर में बैठे हुए थे, इशारे से कहा, बुलाया, उनके कान में कुछ कहा। अब जो कान में कुछ कहा तो मलिकज़ादा साहब थोड़ा सा परेशान से हुए। उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की लेकिन वो माने नहीं। तो मलिकज़ादा साहब ने इशारे से जो मुंतज़मीन थे, जो मुशायरा कमेटी के कन्वीनर थे, उनको बुलाया। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे भाई वो मतलब ये है इसका कि फिराक साहब 5वें शायर में खुद पढ़ना चाहते हैं, समझे? और मैं इतनी देर से इनको समझा रहा हूँ कि सब मुब्तदी शायर पढ़ रहे हैं, अभी तो आपका नंबर बहुत आखिर में आएगा, लेकिन फिराक साहब किसी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि या तो मुझे पढ़वा दो या फिर मैं जा रहा हूँ। तो एक अजीब सा सीन उन्होंने फिराक साहब ने क्रिएट किया। तो वो बेचारा खुद परेशान हो गया, जो कन्वीनर था। उसने कहा मलिकज़ादा साहब क्या करना चाहिए, आप मशवरा दीजिए। तो मलिकज़ादा साहब ने कहा यार बेहतर यही है कि ये कह भी रहे हैं कि इनका नशा वशा बिल्कुल टूट रहा है और कुछ तबीयत भी इनकी नासाज है। मनमोहन निगम साहिल भाई बहुत शुक्रिया, शामिर खान बहुत शुक्रिया। तो बेहतर ये है यार कि इनको पढ़वा दिया जाए और फिर इनको कोई पढ़वा दीजिए, ये आराम करें जाके अपने कमरे में। तो उसने कन्वीनर ने कहा भाई जैसा बेहतर आप समझे मलिकज़ादा साहब जैसा कहते हैं। तो चुनांचे मलिकज़ादा साहब ने, मैं गवाह हूँ हजरात, मतलब ये सुनी सुनाई बात नहीं है, आज तक वो मंज़र मेरे जहन में नक्श है, मैं उस वक्त मौजूद था। तो फिराक साहब ने अपना कलाम सुनाया, खूब जम के सुनाया, खूब दाद मिली उनको। और मलिकज़ादा साहब ने इनका तारुफ भी बहुत अच्छी तरीके से ये कह के कराया कि हालांकि फिराक साहब का ये मुकाम है नहीं और अभी तो बहुत मुब्तदी, लेकिन तबीयत इनकी कुछ नासाज है और ये जाना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि फिराक साहब को पहले। बहरहाल फिराक साहब ने खूब जम के पढ़ा, बड़ी दादो तहसीन मिली, बड़ा लूटा मुशायरा इन्होंने। और उसके बाद जब पढ़ चुके तो उन्होंने माइक से ऐलान किया, हजरात दुनिया के सबसे बड़े शायर ने अपना कलाम सुना दिया, अब मुशायरा ख़त्म किया जाता है। वहाँ तो भगदड़ मच गई, वहाँ एक हंगामा हो गया, समझे साहब। अब मलिकज़ादा साहब ने नहीं हजरात नहीं फिराक साहब नहीं, कहने लगे नहीं साहब, अब दुनिया के सबसे बड़े शायर ने कलाम अपना सुना दिया, फिराक गोरखपुरी ने, अब तुम लोग क्यों बैठे हो, जाओ अपने घरों को जाओ, समझे साहब। खैर बड़ी मुश्किल से हालात को मलिकज़ादा साहब ने काबू किया और फिराक साहब फिर को बड़ी इज्जत के साथ वहाँ से रवाना किया गया। तो गए तो फिराक साहब ने चलते चलते माइक पर ये बात कही कि हजरात जो कौम सवेरे 4-5 बजे तक मुशायरे सुनेगा जी वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये माइक पर फिराक गोरखपुरी ने ये दोनों बातें कहीं कि मुशायरा ख़त्म हुआ, आप लोग जाइए, दुनिया के सबसे बड़े शायर ने अपना कलाम सुना दिया। और जब जा रहे थे तब उन्होंने माइक दोबारा लेके कहा कि जो कौम रात के 4, 4:30, 5 बजे तक सुबह के मुशायरा सुनेगी वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। और ये कह के फिराक ये जा और वो जा, फिराक आप चले। बड़े अजीबो गरीब आदमी थे, किस वक्त क्या कह दें, किस वक्त उनका मूड ख़राब हो जाए, किस वक्त किसी को झाड़ दें। और इतनी बड़ा उनका कद था कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई मतलब बड़े अदब तरीके से लोग उनसे बात करते थे। उनके जो लोग थे, सलीम अंसारी भाई बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे अजीज शामिर खान साहब भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोग, एक वाक़या और बड़ा दिलचस्प वाक़या है। वो मेरे वालिद साहब सुनाया करते थे। एक मुशायरा था, मुशायरे के मेहमान खुसूसी दिलीप कुमार थे, निजामत मलिकज़ादा साहब कर रहे थे। बहरहाल दिलीप कुमार जो थे वो थोड़ी ताख़ीर से मुशायरा शुरू हो गया था, थोड़ी ताख़ीर से आए। तो बहरहाल जब वो आए तो मुशायरा रुक गया और दिलीप कुमार जो है स्टेज पर बाकायदा आए। तो जो स्टेज पर शोरा बैठे हुए थे, जो लोग बैठे थे,
उन्होंने उठ के उनका इस्तकबाल किया, खड़े हो गए दिलीप कुमार के इस्तकबाल के लिए। फिराक साहब बैठे रहे गाँव तक ही। तो किसी से उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन साहब है समझे, पूछा उन्होंने कि भाई ये कौन साहब है। अरे कहने लगे साहब आप इनको नहीं जानते। अरे साहब ये तो दिलीप कुमार हैं, और ये तो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े हीरो हैं दिलीप कुमार साहब। तो उन्होंने कहा, कहने लगा मैं बाइस्कोप नहीं देखता, समझे, कहने लगा मैं बाइस्कोप नहीं देखता। और ये जुमला जब कहा तो ये जुमला तब तक दिलीप कुमार साहब आ गए थे, और आने के बाद दिलीप कुमार जो थे वो जुमला सुन लिए, समझे। तो दिलीप कुमार वो बैठे रहे अपनी जगह से, टच से मस्त नहीं हुए फिराक साहब। दिलीप कुमार खुद आए और हंसते हुए, और उनका इस्तकबाल किया अपने फिराक साहब। दूसरा वाक़या। तीसरा वाक़या अजीब व गरीब है, वो भी साहब सुन लीजिए। मैं ये बताना ये सिर्फ आपको चाह रहा था कि फिराक साहब जैसी शख्सियत जो अपनी मर्जी का मालिक हो अपना, उससे एक मुशायरा था गवर्नर हाउस में, लखनऊ के गवर्नर हाउस में एक मुशायरा था। अच्छा, लखनऊ में उनके कोई कज़न ब्रदर या फिराक साहब के भाई रहते थे, तो फिराक साहब वहाँ आते थे, वहाँ रुकते थे। तो अक्सर ये होता था कि वहाँ नशिस्तें जो हैं वो उनके फिराक साहब के इजाज़ में करते थे, और लखनऊ के शोरा वगैरह वहाँ जाते थे। तो गवर्नर हाउस में जब मुशायरा हो रहा था तो सब होने लगा, बड़ी भीड़ भाड़ थी। उसके लॉन में मुशायरा अरेंज हुआ था, फिराक साहब के ऑनर में था। तो किसी से फिराक साहब ने पूछा, भाई ये गवर्नर का नाम क्या है तो लोगों ने कहा था ये फला साहब बड़े अदबी ज़ौक़ रखते हैं साहब, और बड़े वो उर्दू शायरी के बड़े मद्दाह हैं, और ख़ुद भी क्या बोलते हैं शायरी वायरी करते हैं, और उर्दू के अच्छे जानकार हैं। कहना अच्छा। तो जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो इशारे से उन्होंने गवर्नर को बुलाया यूँ करके, गवर्नर जी फिराक साहब बताइए। कहने लगे भाई वो ऐसा है कि मुशायरा ख़त्म होने के बाद शायरों से जो मुंतज़बीन है उनकी तवज्जो हट जाती है। तो बराए करम आप एक काम ये कीजिए कि मुझे जो है मैं जहाँ ठहरा हूँ वहाँ तक पहुँचवा दीजिए अपनी गाड़ी से तो गवर्नर ने कहा रहे साहब ये आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे, ये तो सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं सबकी, आपको तो जाना होगा फिर आकर। तो बाद में लोगों ने ये बताया, या अब अल्लाह जाने की ये सच्ची बात है या नहीं है, लेकिन फिराक साहब बड़े बड़ों की उतार दिया करते थे, 1 मिनट में कतई मुतासिर नहीं होते थे, समझे। और उनके ऊपर जचता भी था, अच्छा भी लगता था कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी शख्सियत, समझे। वो किसी के ओहदे से, किसी के पैसे से फिराक साहब कभी मुतासिर नहीं हो सकते। सिर्फ अगर मुतासिर होते थे तो लोगों की इल्म से मुतासिर होते थे, लोगों के सुलूक से मुतासिर होते थे। ये फिराक साहब का कारनामा है। अब उनके कारनामों में हजरत क्या क्या मैं आपको बताऊं, कुछ अजीब व गरीब। हमारी उर्दू की तारीख़ में फिराक साहब का जो एक पूरा सिलसिला है वो कुछ अजीब व गरीब है, और काम इतना है इनका कि आपको मैं बता दूं तो आपको हैरत होगी, समझे, कि इनका काम जो है वो तकरीबन इनकी जो किताबें, इनकी लिखी हुई जो किताबें हैं वो 35 किताबें हैं इनकी लिखी, उसके सबके नाम है, समझे, सारी पूरी लिस्ट है मेरे पास इनकी 34-35। और इसके अलावा इन पर जो किताबें अदीबों ने लिखी हैं, बड़े लोगों ने लिखी हैं, उर्दू के कद्दावर लोगों ने लिखी है, वो 51-52 किताबें हैं हज़रात। उसकी भी पूरी लिस्ट मेरी उसमें
अंदाज़े चरागां, धरती की करवट, गज़लिस्तान, गुल गुलबंग, गुले नगमा के कई एडिशन, समझे, गुलहाय, परेशां, हाशिए, हज़ार दास्तान, इंतखाब गज़लियात, नगमा नुमा, मतलब पूरी लिस्ट है। तो बस मुख्तसर ये समझ लीजिए कि करीब इनकी किताबें जो है 30-32 किताबें इनकी लिखी हुई अपनी हैं। कलीम हाजिक भाई बहुत शुक्रिया। अर्शी बस्तवी मेरे भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम हमारे साथ जुड़े हुए। तो मनमोहन निगम, साहिल भाई भी हमारे साथ जुटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो जो एक इनकी आना थी वो हमेशा एक जगह का और गुस्सा है कि फिराक साहब को जो बुलाया कि स्टेज पर आए कलाम सुनाने के लिए, तो पब्लिक ने हंसना शुरू कर दिया और फिराक साहब एकदम आपे से बाहर चरागपा हो गए। उन्होंने वहीं से डांटा, समझे, और बैठ गए कि मुझे कलाम नहीं सुनाना है। वो नहीं, नहायत पता नहीं किन लोगों ने बुला लिया जिनको तमीज़ और तहजीब नहीं है, समझे, उर्दू मुशायरे की तमीज़ नहीं मालूम, किस तरीके से अदबी महफिलों में बैठा जाता है ये नहीं मालूम, समझे। तो जब वो बैठने लगे तो फिराक साहब के एक दोस्त आए, तो पता ही ये चला कि जब फिराक साहब खड़े होकर माइक पर अपना कलाम सुना रहे थे तो इनका इज़ार बंद जो था वो इतना बड़ा था कि नीचे तक लटक रहा था, जिसको देख के पब्लिक जो है वो मुस्कुरा रही थी। और बहरहाल वो इज़ारबंद जो है उनके दोस्त ने फिर उसको खुशा, और फिर क्या बोलते हैं, फिराक साहब ने, उसी पब्लिक ने बहुत बेपनाह उनको दाद दी और बेहतर। तो फिराक साहब की ज़िंदगी में, अच्छा, दूसरे एक और भी बहुत बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है कायस्तों का बहुत बड़ा रोल हजरत हमेशा से मुसलमानों के साथ रहा है। जब मुगलिया हुकूमत थी तो कई अहम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कायस्थ हजरात के ऊपर थी। मुग़ल सबसे ज़्यादा अगर किसी पर यकीन करते थे तो कायस्तों पर यकीन करते थे। ख़जाने के सारे मामलात कायस्थ लोग देखते थे। इसके अलावा मतलब मैनेजमेंट का जो ज़्यादातर मामला था वो कायस्थ देखते थे। अर्शी बस्तवी भाई, जावेद अब्बासी मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया, वो देखा करते थे। और इसी वजह से कायस्थों में उर्दू और पर्शियन, हमारे कई दोस्त हैं जिनको बहुत अच्छी उर्दू और पर्शियन आती है कायस्थ। तो फिराक साहब के मरने के बाद जो है बहुत से लोगों ने, कायस्थ लोगों ने, जो शायरी करते थे, जो अदीब थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि फिराक साहब की जगह उनको मिल जाए और वो ताज उनके सर पर रख दिया जाए। बहुत से लोग ऐसे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, जो फिराक साहब को आइडियल अपना समझते थे। लेकिन कहाँ फिराक साहब, कहाँ दूसरे फिराक जैसा आदमी सदियों में पैदा होता है, सदियों में पैदा होता है फिराक गोरखपुरी जैसा आदमी। अंग्रेज़ी में ऐसी तकरीर, अंग्रेज़ी इतनी जानते थे कि अच्छे अच्छे लोग डरते थे अंग्रेज़ी के मामले में फिराक साहब से। अथॉरिटी समझे जाते थे फिराक साहब। और उर्दू में तो आपको मालूम है कि उर्दू में भी अपना अथॉरिटी थे। पर्शियन बहुत अच्छी जानते थे। मैंने कहा था ना कि तीनों ज़बानों पर उनको दस्तरत हासिल थी, समझिए। और इतने, अगर आप गुफ्तगू करें, बड़े बड़े लोग गुफ्तगू करते हैं, वो जब गुफ्तगू करते थे फिराक साहब को, तो फिराक साहब इतने हवाले पेश कर देते थे उसके, तो वो भी हैरत ज़दा रह जाता था कि अरे मैं इस सब्जेक्ट का जो हूँ वो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, PhD हूँ लेकिन हमें उतनी मालूमात नहीं जितनी फिराक साहब को मालूम। ऐसे थे फिराक गोरखपुरी, समझे। अब आप देखिए, मैं
इनको जो अवार्ड मिले, साहित्य एकेडमी अवार्ड उनको 1990 में मिला, और उस बाद मेंबर भी रहे साहित्य एकेडमी के, समझे साहब, वो मेंबर भी रहे। 68 में उनको पद्म भूषण मिला, 68 में उनको पद्म भूषण मिला, और 68 में उनको 2 बड़े अवार्ड, एक तो पद्म भूषण मिला, दूसरे सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। ये बहुत बड़ा अवार्ड समझा जाता था अपने ज़माने में हजरत। जितने तरक्की पसंद थे, जितने बड़े लोग थे, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड उनको तकरीबन बहुत से लोगों को मिल चुका है। और ज्ञानपीठ अवार्ड तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो सिर्फ 3-4 लोगों को मिला है हजरत। सबने, कल मैंने उनके शहरियार के सिलसिले में जो 3-4 शहरियार को मिला था, इनको मिला, अपना कुरतुल हैदर को मिला, और फिराक साहब। 3-4 लोगों से ज़्यादा उसमें नहीं, 4 लोगों को अभी तक, इतना ज़माना गुजर जाने के बाद अभी तक सिर्फ 4 लोगों को मिला, और उसमें एक नाम फिराक साहब का। और इनको साहित्य एकेडमी फेलोशिप मिली, गालिब एकेडमी अवार्ड इनको मिला, जो दिल्ली का, दिल्ली उर्दू एकेडमी का सबसे बड़ा, दिल्ली उर्दू एकेडमी, या मेरा ख्याल दिल्ली उर्दू एकेडमी का नहीं, बल्कि गालिब इंस्टीट्यूट का जो अवार्ड है, गालिब अवार्ड, वो इनको मिला। अच्छा, दूसरी बात, इनकी जो शायरी थी वो फ़ारसी, हिंदी, और मतलब उनको फ़ारसी, हिंदी और दूसरे जो है ब्रिज भाषा पर ये बहुत महारत रखते थे। खलीक भाई बिल्कुल ठीक रहा, अभी मैंने बहुत कम वाक़यात इनको सुनाए हैं, समझे, क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो वो भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत कम वाक़यात सुनाए हैं। अब अजीब व गरीब आदमी थे भाई साहब, उनका कोई जवाब नहीं है। और ये बात ये है कि इस ज़माने में जब कोई छुटभइये नेता को देख के बड़े बड़े कद्दावर लोग जब हमारे जो है घबरा के खड़े हो जाते हैं और उससे मुसाफा करने लगते हैं और हाथ मिलाने लगते हैं, फिर आप गोरखपुरी बड़े बड़े लोग जो थे उनको नज़रअंदाज करते थे। वो ये समझते थे कि हम जो हैं साहित्य के आदमी हैं, अदब के आदमी हैं, पोइट्री के आदमी हैं, प्रोस के आदमी हैं, हमारा मर्तबा इन लोगों से ऊंचा है। और ये बावर करा देते थे, ये लोगों को बता देते थे अपने हरकतों साकनास से। जावेद अब्बासी भाई शुक्रिया। तो ये था इनका, मतलब ये बताया गालिब के। अच्छा, इनके मैंने इनका वो सब भी आपको बता दिया, इनकी जो किताबें थी तमाम। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनके सिलसिले में कुछ अशार मैं आपको सुना दूँ हज़रत। सुनिए, पहले शेर सुना दूँ, उसके बाद फिर मैं इनकी एक गज़ल जो बहुत मशहूर है वो सुनाता हूँ हज़रत, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड आज पीरियड है। और एक बात और आपसे गुजारिश करूँगा कि आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दुबई वाले कर रहे हैं जश्न उर्दू के हवाले से। हमारा दोस्त है फरहान वास्ती और इमादुल मलिक साहब, जिसमें अम्बरीन हसीब अंबर जो हैं वो निज़ामत उसकी करेंगी, और जावेद अख्तर साहब उसमें लाइव आएंगे। तो मेरा ये ख्याल है वो प्रोग्राम 7:30 8 बजे से 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे से होगा। तो उसको भी सुनिएगा ज़रूर भाई संग। अब क्या किया जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बैलालता साहब, फिराक साहब के कुछ शेर सुनिए। मनमोहन निगम साहिल भाई, बहुत नवाजिश आपका। जावेद अब्बासी, बहुत नवाजिश। अब शेर सुनिए फिराक साहब की कि मौत का इलाज हो शायद, मौत का इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। मौत का इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। ये बड़ा मशहूर शेर है फिराक का, और अक्सर मज़ामीन में, हवालों में ये लोगों की ज़ुबान पर ये शेर
रक्स करता है। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हूँ तुझे ऐसा भी नहीं। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। तारिक अजीम भाई बहुत शुक्रिया। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, ये तो शेर आप लोगों ने सुना होगा कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। ज़रबुल मिस्ल शेर है हज़रात, ज़बरदस्त शेर है, और क्या बात इन्होंने पैदा की है, बड़ा मकबूल शेर है इनका। हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। समझे? न कोई वादा न कोई यकीन न कोई उम्मीद, न कोई वादा न कोई यकीन न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना था। खालिक अहमद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। न कोई वादा न कोई यकीन न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना था। कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं। ज़िंदगी तूने तो धोखे पे दिया है धोखा। शाकिर सैफ़ी भाई बहुत शुक्रिया। तारिक अजीम भाई, अर्शी बस्तवी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, जो आप थोड़ा सा हमारी उर्दू शायरी, उर्दू लिटरेचर, उर्दू तारीख़ के बड़े बड़े अदीबों और शायरों की गुफ्तगू सुनने के लिए आप जो वक्त निकालते हैं, उसके लिए हम आपका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आए थे हंसते खेलते मैखाने में फ़िराक, आए थे हंसते खेलते मैखाने में फ़िराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। क्या अच्छा शेर है। आए थे हंसते खेलते मैखाने में फ़िराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। ज़िंदगी क्या है आज इससे है दोस्त, सोच लें और उदास हो जाएं, सोच लें और उदास हो जाएं। अब तो उनकी याद भी आती नहीं, कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयाँ, कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयाँ। ये तो इनके मुख्तलिफ शेर थे हजरत। अब मैं एक गज़ल ज़रूर आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा सुन लें, लेकिन गज़ल से पहले तो एक दोहे सुन लें हजरत। नया घाव है प्रेम का जो चमके दिन रात, नया घाव है प्रेम का जो चमके दिन रात, होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात। ये मुहावरा है हजरत। नया घाव है प्रेम का जो चमके दिन रात, होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात। यही जगत की रीत है, यही जगत की नीति, यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये दोहे हैं हजरत। मोहम्मद शाह भाई बहुत शुक्रिया। ये दोहे मैं पेश कर रहा हूँ। रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी। जो ना मिटे ऐसा नहीं कोई भी संजोग, जो ना मिटे ऐसा नहीं कोई भी संजोग, होता आया है सदा मिलन के बाद वियोग, होता आया है सदा मिलन के बाद वियोग। कहाँ कमर सीधी करे कहाँ ठिकाना पाएं, कहाँ कमर सीधी करें कहाँ ठिकाना पाएं। तेरा घर जो छोड़ दे दर दर ठोकर खाएं, तेरा दर जो छोड़ दे दर दर ठोकर खाएं। जगत धुंधल के में वहीं चित्रकार कहलाए। शेर सुनिए दुआ।
जगत धुंधलके में वही जगत धुंधलके में वही चित्रकार कहलाए, कोहरे को जो काट कर अनुपम चित्र बनाए, कोहरे को जो काट कर अनुपम चित्र बनाए। हजरत ये दोहे थे। और अब गज़ल सुन लीजिए, इनके बड़ी मार्कतुल आरा गज़ल है हजरत, ये मैंने इंतखाब किया है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। सैयद सिद्दीक इरशाद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ़ की, बहुत दिल खुश हुआ। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जिसे कहती है दुनिया कामयाबी, जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाए नादानी, जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाए नादानी, उसे किन कीमतों पर कामयाबी, उनसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं। तारिक सखा कुरैशी भाई, तारिक अजीम भाई, शामिर खान साहब, बहुत शुक्रिया। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। क्या अच्छा शेर है, क्या अच्छा शेर है। फिर से सुनिए, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही है साहब। खुद अपना फ़ैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता। इरफान अलवी भाई शुक्रिया। खुद अपना फ़ैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता, उसे भी कैसे कर गुज़रे जो दिल में ठान लेते हैं, उसे भी कैसे कर गुज़रे जो दिल में ठान लेते हैं। मैं तेरी मकबूलियत की वजह वाहिद तेरी रमज़ियत, तेरी मकबूलियत की वजह वाहिद तेरी रमज़ियत, कि उसको मानते ही कब है जिसको जान लेते हैं, कि उसको मानते ही कब है जिसको जान लेते हैं। जिसे सूरत बताते हैं पता देती है सीरत की। शेर सुनिए। चाहत भाई शुक्रिया, आप मेरे साथ चाहत फैरोज़ाबाद बादी जुड़े हुए, बहुत शुक्रिया आपको। देखें, जिसे सूरत बताते हैं पता देती है सीरत का, इबारत देखकर जिस तरह मुआनी जान लेते हैं, इबारत देखकर जिस तरह मुआनी जान लेते हैं, मानी जान लेते हैं। जिसे सूरत बताते हैं पता देती है सीरत का, इबारत देखकर जिस तरह मानी जान लेते हैं। मुझे घाटा ना होने देंगे कारोबारे उल्फत में, हम अपने सर तेरे ऐ दोस्त हर एहसान लेते हैं, हम अपने सर तेरा ऐ दोस्त हर एहसान लेते हैं। मुझे घाटा ना होने देंगे कारोबारे उल्फत में, हम अपने सर तेरा ऐ दोस्त हर एहसान लेते हैं। फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। हजरत फिराक गोरखपुरी का मैंने आपको बताया था, करीब 35-36 किताबें उनकी अपनी हैं। उसमें क्या बोलते हैं, पोइट्री की भी है, प्रोस की भी है, नज़्म भी है, दोहे भी हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सी सिन्फ जो उर्दू शायरी की है, तकरीबन हर सिन्फ में, ज़्यादातर सिन्फों में इन्होंने शायरी की। और वो किताबें जो हैं बहुत ही मकबूल, बहुत ही मारूफ फ़िराक साहब की हैं। ख़ास तौर से फ़िराक साहब का जो बहुत बड़ा कारनामा है वो गुले नगमा है, जो उनका मजमुआ है। वो कई वैल्यूम में, कई ज़मानों में बार बार छपी, और उसमें एडिशन होता रहा, बढ़ाया भी उन्होंने।
और गुल नगमा जो है वो उनका बड़ा मारकुतु लारा मजमुआ है फ़िराक साहब का। दूसरे फ़िराक साहब के सिलसिले में ये भी मैंने आपको बताया था कि उनके जो मामलात थे वो बड़े अजीब गरीब मामलात थे। वो मतलब इतना बेदर्दी के साथ और इतनी अपनी अना से ना समझौता करने वाला, समझे। और कोई अगर शायर है उसमें जो सरफहरिस्त जो बड़े शायर हैं उनमें सरफहरिस्त जो है मेरा पता है फ़िराक गोरखपुरी का नाम है। मैंने आपको बताया कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़देह, बड़ी परेशानियों की, जिसका गम उनके कलाम में जगह जगह झलकता था, उनकी गुफ्तगू में झलकता था, समझे। और वो जब ज़्यादा वो हो जाते थे तो उसका बयान भी करते थे, बताते भी थे। जाहिर है कि जिसका बेटा मर गया हो, जो घर की तरफ से आसूदा ना हो, उसके लिए दुनिया जो है वो बिल्कुल क्या बोलते हैं एक डिब्बे की तरह है, समझे। दुनिया से फिर उसका कोई, अगर घर का में आदमी आसूदा है, घर में उनको तमाम खुशियां हासिल है, तो वो बड़ा, बाहर निकल के भी वो बहुत बड़ा आदमी होता है। लेकिन इसके बावजूद कि नाआसूदगी की शिकार वो तमाम उम्र है, और जिसने उनको उनकी शायरी में, उनकी तर्ज तहरीर में और उनकी पूरी शख्सियत में एक नुमाया तौर पर एक वो भरा। और उसने जो एक कमी थी, उस कमी ने को जब इन्होंने अपनी शायरी में और वो अपनी नस्र में और तमाम चीज़ों में जब उन्होंने उसको रखा, उस हिसाब से शायरी की, तो वो शायरी जो है वो ज़रबुल मिस्ल बन गई हज़रात, समझे। ये बात कही भी जाती है, और हालांकि फ़िराक साहब ने अपनी इब्तिदा जो थी वो गज़लिया शायरी से की थी। ये कहा भी जाता है कि गज़ल जो है वो जब आदमी को चोट लगती है, जो आदमी क्या बोलते हैं दुखी होता है, समझे, इश्क में धोखा खाए रहता है, तो वो गज़ल जो है वो उसमें कुछ बात होती है, समझे। वो एक दिल से वो गज़ल निकलती है, उसमें इतने मानी होते हैं, इतनी गहराई होती है और इतना दर्द होता है कि वो आवाम और ख़वास में अपनी पैठ बना लेती है। तो फ़िराक गोरखपुरी साहब न सिर्फ हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी, शायर, अदीब और बड़े बड़े जो मर्तबे, सब कुछ, जितने बड़े बड़े अहम इनामात, मर्तबे, सब कुछ, और जो यहाँ का जो सफ़े अव्वल के लोग थे, वो सफ़े अव्वल के लोगों में मतलब ये नहीं कि फ़िराक साहब उनसे जाते हों या आगे बढ़ के कोई बहुत बड़ा मंत्री है, फ़िराक साहब गए हो, आगे बढ़ के गले मिले हो, हाथ मिलाया, जैसा आमतौर पर हम लोग देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग खुद फ़िराक साहब पास आते थे, और फ़िराक साहब का इतना जलवा था, इतना नक्शा था कि वो आदमी आने के बाद, फ़िराक साहब के साथ एक तस्वीर खिंचवाने के बाद, वो 10 जगह बयान करता था कि आज फ़लाँ मुशायरे में फ़िराक साहब का हमारा साथ हो गया, और फ़िराक साहब के साथ देखो मैंने ये तस्वीर खिंचवाई। ये थे फ़िराक साहब, ये जलवा था फ़िराक साहब का, ये नक्शा था फ़िराक साहब का, और ये कद था फ़िराक साहब का। उनका अदबी कद जो था वो एकदम हिमालय पर्वत की तरह था। वहाँ तक बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी तो जो और जितने लोग हैं और जो कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़माने से, मुझे तो नहीं लगता कि फ़िराक के जो ख़ास एक लबो लहजा, एक जो डिक्शन था और उनकी जो शायरी थी, समझे, उस शायरी तक, बहरहाल हमारी तो दुआएं हैं भाई, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और बहुत से लोग हमारे नौजवान साथी और नए लिखने वाले आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अपने हर एपिसोड में कहता हूँ कि दोस्तों, शेर कहिए, नस्ल लिखिए,
अफसाने कहिए, नावलें लिखिए, तनकीद लिखिए, कुछ ना कुछ कीजिए आप, लेकिन इन सब करने के लिए आपको मुताला करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। किनको पढ़ना पड़ेगा? जो लोग अहम और लीजेंड लोग हैं, जो हमारे उर्दू अदब में गुज़रे हैं, चाहे शायर हों, चाहे अफसाना निगार हों, चाहे नावल निगार हों, समझे, उन लोगों को आपको पढ़ना पड़ेगा कि उनकी समत क्या थी शायरी की, उनकी रफ्तार क्या थी नस्र की, समझे, और उनमें इनफरादियत क्या है। इन सब की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर इन सबको पढ़ने के बाद फिर अगर आप तख्लीकी काम में लगेंगे तो उसमें इनफरादियत होगी मेरे दोस्त। ये मेरा मानना है। मैं इसीलिए ये आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने क्लासिक को पढ़िए। तरक्की पसंदों के दौर में जो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे और अहम काम हुए हैं, समझे, उनको पढ़िए, उस ज़माने की किताबें पढ़िए, उस ज़माने के क्या बोलते हैं मज़ामीन पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। उसके बाद फिर जदीद दौर चल रहा है, मवाद जदीद जाके, मतलब हर दौर का मुताला आपके लिए ज़रूरी है मेरे दोस्त। अब आप अगर सिर्फ जदीद शायरी करेंगे, अपने क्लासिक को नहीं पढ़ेंगे, अपने क्या बोलते हैं प्रोग्रेसिव लोगों को, जो बड़े बड़े लोग पैदा किए, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में बड़े क्रीम लोग थे, जो अपने ज़माने के बड़े लोग थे, समझे, एक से एक लोग थे। अली सरदार जाफरी थे, कैफी आज़मी थे, पूरा एक फैज़ अहमद फैज़ थे, पूरी एक कहकशां थी, समझे, साहिल लुधियानी तो पूरा एक कहकशां थी। उन लोगों को पढ़िए और सबको पढ़िए, और सबको पढ़ने के बाद फिर लिखिए, तो आपकी तहरीरों में जो दम होगा वो बेहतरीन होगा, बड़ा होगा और मेयारी होगा। इन जुमलों के साथ हज़रात मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। और देखिए मज़हर आसिफ भाई भी आ गए। मज़हर आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने शायद ज़रा सा देर से ज्वाइन किया। आज बहुत कद्दावर शख्सियत, बहुत अहम शख्सियत हमारी उर्दू ज़बान व अदब की, फ़िराक रघुपत साहब, फ़िराक गोरखपुरी पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनकी मोहब्बत को, शामिर ख़ान साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज काफ़ी कुछ आया था। वैसे फ़िराक साहब पर तो मैं सोच रहा हूँ, उनके तो इतने वाक़यात हैं, मुझे बहुत याद हैं, मुझे बहुत मालूम है, लेकिन क्योंकि मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास, इसलिए सबको हम नहीं वो कर सकते। लेकिन जो कुछ भी आज जितने मुख्तसर वक्त में कर सकते थे वो हमने बताया आपको, और पूरी एक मालूमात उनकी ज़िंदगी का अहाता किया। और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि फ़िराक गोरखपुरी के साथ मैंने नशिस्त पढ़ी है, मुझे फ़िराक साहब के साथ कलाम सुनाने का मौका मिला। मैं इसको अपने लिए बड़े फ़ख्र की बात करता हूँ, मैं समझता हूँ। बहरहाल हज़रत आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, जो लोग जुड़े हुए हैं। कल इंशाअल्लाह फिर किसी एक अहम शख्सियत को लेके हाज़िर होते हैं। आज असल में मैंने वक्त इसलिए चेंज कर दिया, कई लोगों ने कल ये कहा था कि भाई आज जावेद अख्तर का प्रोग्राम दुबई से, और वो लोग जो हैं हमारे जश्न उर्दू वाले, वो सब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मिलने वाले हैं, मेरे खैर ख्वाह हैं, इमादुल मलिक हैं, फरहान वास्ती हैं, गुफरान वास्ती हैं, जो लोग हैं उसमें शामिल हैं, सैयद सरोश भाई हैं, जो लोग भी उसमें शामिल हैं, उनका भी मैं प्रोग्राम चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जावेद अख्तर भी एक अहम और बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। तो इन जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कल फिर आपको से मुलाकात होगी, कोशिश करूँगा कि वही 9:30 बजे ही रखूँगा। आज तो उस प्रोग्राम की वजह से मैंने पहले कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम आप लोगों का। शब बख़ैर दोस्तों, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।